डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है वो कब एग्जिस्ट करता है, कौन सी कंडीशन है जब वो एग्जिस्ट करता है? तो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग, मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, या इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग। इसका आंसर मैंने पहले भी लिखवाया है। इसका आंसर क्या होगा कि आपने पढ़ा था ना उसके अंदर कि जब चार्जिंग प्रोसेस का एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, चार्जिंग प्रोसेस का था कौन सा एक्सपेरिमेंट, मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट पढ़ा था ना आपने, मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट, ठीक है भैया। उसके अंदर क्या था, चार्जिंग प्रोसेस में था, तो उसमें क्या चेंज हो रहा था, बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरी कर रही थी वहां पर। तो दैट मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग, तब जाके क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट जो होगा वो हमेशा प्रोड्यूस होगा भैया इसके अंदर। क्लियर है ये बात? बोलिए। चलिए हाँ, इसके बाद में मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रखा है हाउ इज द डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस, कि भैया ये डिस्प्लेसमेंट करंट जो है ये प्रोड्यूस कैसे होता है। तो आप यही लिखेंगे कि बाय चेंजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड या वेरिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद जो पूरा एक्सपेरिमेंट था उसे लिख देंगे कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द टाइम वेरिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। आपको याद है ऐसे करके आपने कैपेसिटर प्लेट्स बनाई थी, उसके अंदर फिर आपने करंट को पास करना स्टार्ट किया था, ये प्लस प्लस चार्ज चढ़ गया था, प्रोसेसिंग के अंदर ये माइनस 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 चढ़ गया था। तो वो धीरे धीरे क्या होगी, जो डाइलेक्ट्रिक होगा उसके बीच में, उसको वो क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां से जनरेट होकर पास आउट करेगी। बोलो भाई कोई डाउट यहाँ तक? इससे क्या होगा, पोलराइजेशन होगा, और पोलराइजेशन होने के बाद में डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस होगा। जरा लिख लीजिए एक बारी, डिस्प्लेसमेंट करंट इज प्रोड्यूस्ड, डिस्प्लेसमेंट करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय टाइम varying varying electric flux or electric field. Displacement current is produced by the time varying electric flux के ब्रैकेट में लिख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड across the dielectric medium, जो भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसके बीच में भरा होगा, डाइलेक्ट्रिक medium, across the dielectric medium between the capacitor plates that leads to polarization, clear है भैया ये बात, that leads to polarization। कोई दिक्कत इसमें? डाइलेक्ट्रिक मीडियम, across the dielectric medium between the capacitor plates that leads to polarization and displacement of current। क्लियर है भैया ये बात? इसके बाद एक अगला क्वेश्चन है कि सपोज कीजिए डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो है 0.25 एम्पियर, तो यहाँ पर कंडक्शन करंट कितना रहा होगा? 0। तो मैंने आपको बताया था कि जब डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है वही आपका कंडक्शन करंट होता है, तो कितना होगा? 0.25। अब ये इसने बोला 0, तो भैया मैंने आपको बताया था कि इसके जब ये फॉर्मूले बनते हैं तो ID प्लस में IC होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट होगा वहां पर कंडक्शन करंट नहीं होगा, जहां पर कंडक्शन करंट होगा वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा। इसलिए ID इक्वल्स टू IC होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है वो किसके बराबर होता है? कंडक्शन करंट के बराबर होता है। क्लियर है भैया ये बात? ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही है, व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट करंट, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द कंडक्शन करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट में आपको बता दिया कि कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या होता है, ठीक है भैया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन में इसमें ट्विस्ट है, इसने बोला है कि हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द कंडक्शन करंट। तो लिखिएगा कंडक्शन करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ electrons in a circuit. Conduction current is due to the flow of electrons in a circuit. It exists even if the electrons flow at a uniform rate. हाँ जी भैया, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये सिर्फ चार्जिंग प्रोसेस पर होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही होगी।
और भैया जो आपका कंडक्शन करंट होता है वो किस पर डिपेंड करता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। और अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टडी हो गया तब भी आपको कंडक्शन करंट मिलता है, लेकिन अगर ये फुली चार्ज हो गया सिस्टम तब जाके आपको कंडक्शन का वो डिस्प्लेसमेंट करंट जो होगा वो इसके अंदर नहीं मिलेगा भैया। ये सबसे मेजर डिफरेंस है इसके बीच में, तो ध्यान रखिएगा। बोले भाई कोई डाउट इसके अंदर? देखो भैया अब हम बात करेंगे इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी टॉपिक से आएंगे इसमें, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो आपकी हीट वेव्स होती हैं, जो आपकी हीट वेव्स होती हैं उनके अंदर कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं? तो क्या इसका आंसर? इंफ्रारेड वेव्स। क्लियर भाई ये बात? ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो आता है स्पेशली वो आता है कि लीस्ट वेवलेंथ किसकी होती है? और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो वेल्डर्स होते हैं, वेल्डर्स वेयर करते हैं एक स्पेशल ग्लासेस, एक चश्मा लगाते हैं वो लोग। क्यों लगाते हैं? हाँ, क्यों लगाते हैं? उसका क्या पर्पस होता है? किससे वो अपनी जो आंखें हैं वो बचा रहे हैं? बोलो भैया, किसको पता है इसके बारे में? लिखवाया हुआ सब कुछ ये, जल्दी बोलो। सबसे लीस्ट वेवलेंथ किसकी होती है? अरे यार क्या पढ़ता है तुम? गामा रेस। जब रेडियो की सबसे लीस्ट होगी तो फिर वो ट्रैवल कैसे करेगी यार? गलती से बोल दिया। हाँ जी, वेल्डर्स जो है वो स्पेशल ग्लासेस पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि उनको प्रोटेक्ट करना होता है, प्रोटेक्ट आईज किससे? फ्रॉम यूवी रेस। जब वो वेल्डिंग करते हैं तो उसमें से यूवी रेस निकलती हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए उनको क्या लगाना पड़ता है? स्पेशल ग्लास लगाना पड़ता है। भाई देखो यहाँ पर ना आपके पास में कुछ ना वेवलेंथ गिवन रहेंगी कि इस रेंजेस से इस रेंजेस के बीच में, इस रेंजेस से इस रेंजेस के बीच में ये किसके अंदर, कौन से स्पेक्ट्रम के अंदर लाई करेगी। तो देखो भाई 10⁻12 से लेकर के 10⁻8 तक कहाँ लाई करती है? टेबल है किसी के पास में? देखो उसके अंदर एक बार कहाँ से कहाँ लाई कर रही है? ये लाई कर रही होगी एक्स रेस के अंदर। किसमें? एक्स रेस के अंदर लाई कर रही होगी, ठीक है। और ये जो दूसरी वाली है 10⁻³ से लेकर के 10⁻1 तक ये लाई कर रही होगी तुम्हारी माइक्रोवेव्स के अंदर। किसमें? माइक्रोवेव्स के अंदर भैया। क्लियर है ये बात? बोलो भैया। और 10⁻11 से लेकर के 10⁻14 तक जो है ये है आपकी इसे ये सबसे लीस्ट हो गई, सबसे लीस्ट वेवलेंथ हो गई। तो कौन सी हो गई ये गामा रेज हो गई भैया आपकी। कौन सी हो गई? गामा रेज हो गई भैया आपकी, ठीक है। 10 की पावर 8 और 10 की पावर 11 कितना तुम्हारे पास कितना लिखा हुआ है? 3 into में 10 की पावर 8 to 3 into में 10 की पावर 11। कहाँ पर इतना गलत लिखा होगा फिर इसके अंदर? देख एक बारी नोट्स के अकॉर्डिंग है तो आंसर ये दिखिए। ये देख, ये जो है ना फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, अगर जो फ्रीक्वेंसी है ये है तुम्हारी किसकी? 16 से 20 के बीच में। हाँ 16 से 20 के बीच में। देखिए एक बारी किसकी है? आई थिंक ये एक्स रेस की होगी, एक्स रेस की आएगी, करके देख लेना। एक्स रेस की आएगी 18 है? हाँ हाँ, वो इतना ही इसके बीच में, मतलब मान लो कि इसके बीच में कोई भी आती है तो वो कौन सी होगी? एक्स रेस का लाएंगे यहाँ पर, ठीक है भैया। चलिए तो भैया जो इसमें ये ध्यान रखना बस, ये हर्ट्ज जो है वो कौन सा है? दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। जो ऊपर वाला है वो मीटर्स में अगर है तो वो क्या है? आपका वेवलेंथ है। थोड़ा ध्यान से करना भैया इसको। सेकंड वाला किसका है? कौन सा था सेकंड वाला? वो तुम बताओगे ना कौन सा है? 10⁻⁴ से लेकर के है ना, बताओ। ये भैया इसका है, रेडियो का है मेरे से। -4 से लेकर के -6 के बीच में वेवलेंथ है। अच्छा माइनस में है क्या? हाँ 10⁻⁴ से 10⁻6 तक। इसमें तो है ही नहीं। अरे देख बना के तो देख, उसमें कहीं ना कहीं लाई करेगा। नहीं मैं कह रहा हूँ वो वेवलेंथ नहीं है। देख जब तू सॉल्व करेगा ना ये आएगा इंफ्रारेड पर। मैंने भी सॉल्व करके देखा है, इंफ्रारेड रेस पर आएगा ये, ठीक है। सॉल्व क्या करना है? अरे भाई म्यू इक्वल्स टू c/λ सॉल्व करके देखना। हाँ भाई एक्स रेस का क्या यूज होता है? क्या डायग्नोस करता है ये? तो बोन्स की स्टडी है उसमें। हाँ क्या डायग्नोस करता है ये? डायग्नोस द फ्रैक्चर ऑफ बोन्स, ठीक है भैया। माइक्रोवेव का क्या यूज है बताना? माइक्रोवेव्स वो
एरोप्लेन्स में जो लगता है रडार की तरह। हाँ, माइक्रोवेव किसमें काम आता है? रडार एप्लीकेशन के अंदर, रडार एप्लीकेशन। ठीक है भैया, एक्सरे का मैं बताई दिया यहाँ पर। उसके बाद में गामा रेज का क्या होगा? ये उसमें ऑपरेशन गामा रेज में किसका ट्रीटमेंट होता है? जो वो होता है ना, क्या कहते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट होता है, कैंसर या ट्यूमर जो ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर यूज किया जाता है। कई बार वो आपसे बोलेगा कि आइडेंटिफाई कीजिए कौन सी वाली है एंड देन उसका एक एप्लीकेशन बताइए, तो ये उसकी एक एप्लीकेशन मैंने आपको लिखवा दिया है यहाँ पर। ठीक है, देखो भैया कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि रडार में कौन सी जो है माइक्रोवेव, मतलब कौन सी वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो यूज की जाती है। तो भैया इसका आंसर क्या होगा? माइक्रोवेव रहेगा इसका आंसर। ठीक है भैया, कोई दिक्कत इसके अंदर? ये कराई चुका हूँ अभी भी। तो माइक्रोवेव रहेगा इसका आंसर, माइक्रोवेव। और भैया कई बार बोलते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 3 × 10⁹ हर्ट्ज से लेकर के 3 × 10⁻11 हर्ट्ज तक इतनी रहेगी इसके अंदर। ठीक है भैया, कोई दिक्कत इसके अंदर? बोलो भैया, कोई दिक्कत इसके अंदर? इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी। तो आपको पता ही है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो होती है वो हम किसकी लाते हैं? रेडियो वेव्स की लाते हैं। और किसमें यूज होती है वो? टेलीविजन, मतलब आपके जो इतने मोबाइल सेल्स वगैरह होते हैं सब वगैरह में, मोबाइल कम्युनिकेशन वगैरह में इनमें यूज किया जाता है भैया ये। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर प्यूरिफायर को लेकर के कि वाटर प्यूरिफायर के अंदर कौन सी यूज की जाती है? यूवी रेस। तो यूवी रेस की जाती है इसके अंदर, यूवी रेस। फिर आता है आई सर्जरी के अंदर कौन सी यूज की जाती है? बोलो भैया, आई सर्जरी में कौन सा है? इसके अंदर भी यूवी रेज ही है, एक बार चेक कर लीजिए एक बार। हाँ, इसमें भी यूवी रेज ही लिखा रखा होगा। कैसे करते हैं भैया? अब वो देखा जाएगा कैसे करते हैं। अभी तुम सब ये याद रखो कि इसकी एप्लीकेशन ये है, कैसे करते हैं ये बताएंगे अभी बैठ करके यहाँ पर। ठीक है, कोर्स हो नहीं रहा है। 35 में क्या है भैया? इसकी फ्रीक्वेंसी किस में लाई कर रही है? ध्यान से देखिए, ये आपकी एक्स रेस है। ठीक है, फिर उसके बाद में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मैंने आपको लिखवा रखा है। कहाँ से स्टार्ट होती है? रेडियो वेव से। हाँ, फिर बोलो आगे। रेडियो माइक्रो। हाँ, बोलो बोलो बोलो। रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रेस, गामा रेस। ठीक है भैया, दिस इज अ पैटर्न ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी भैया। ठीक है, ऐसे साहब आगे जब जाएंगे तो क्या होगा, जो क्या है गामा रेज है उनकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी में आपको मिलेगी यहाँ पर, फिर एक्स रेस की मिलेगी, फिर यूवी की, फिर उससे कम विजिबल की मिलेगी, फिर इंफ्रारेड की, फिर माइक्रोवेव की, फिर रेडियो की मिलेगी यहाँ पर। मैं उसको देखने में कि वो भैया है कि नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? द स्मॉल ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर इज क्रूशियल फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल, एक्सप्लेन। दूसरा है व्हाई माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन द एयरक्राफ्ट नेविगेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये है कि इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने बोला कि स्मॉल ओजोन लेयर जो है वो क्रूशियल क्यों है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। और दूसरा क्या है कि माइक्रोवेव जो है वो एयरक्राफ्ट नेविगेशन में क्यों यूज की जाती हैं। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ इनके जो वो है इंपॉर्टेंस है उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लिखिएगा बिकॉज, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा बिकॉज इट एब्जॉर्ब द, ये ओजोन लेयर क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द, harmful ultraviolet rays from the, because it absorb the harmful ultraviolet rays, from the sun and prevents it from reaching the earth surface, prevents it from reaching the earth surface, because these radiations can penetrate घुस सकती हैं, penetrate, these radiations can penetrate our skin and cause harmful disease like skin cancer, एंटी की बात कर रहा and can cause harmful disease like skin cancer.
ठीक है भैया। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई द माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन द एयरक्राफ्ट नेविगेशन भैया। बिकॉज माइक्रोवेव्स हैव short wavelengths which is suitable for radar system used in aircraft navigation. Suitable for हाँ भैया, कह रहा है कि वाई आर द इंफ्रारेड वेव्स, जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं उनको हम हीट वेव्स भी क्यों कहते हैं। इंफ्रारेड वेव्स इंसिडेंट ऑन अ सब्सटेंस। जैसे ही इंफ्रारेड वेव्स किसी भी सब्सटेंस पे गिरती हैं तो उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर देती है। तो इंफ्रारेड वेव्स इंसिडेंट ऑन अ सब्सटेंस increases the internal energy and hence the temperature of the substance, और उसके बाद में उसके सब्सटेंस के जो टेम्परेचर को भी इंक्रीज कर देती है। That is why they are called heat waves. That is why internal energy and hence the temperature of the substance, पहले उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी फिर उसके टेम्परेचर को भी इंक्रीज कर देगी यहाँ पर। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड हीट वेव्स। हाँ भैया, अब आता है क्वेश्चन कि इंफ्रारेड वेव्स जो है उनका प्रोडक्शन कैसे होता है। मतलब हम सारी वेव्स का प्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, इंफ्रारेड रेज का जो है वेव्स का जो प्रोडक्शन है वो कैसे होता है। तो भैया ध्यान रखिएगा, बाय हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है भैया, बाय हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स। कोई दिक्कत इसके अंदर? नहीं भैया। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट देखिए गामा रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं। गामा रेज, सॉरी यार क्या हो रहा है ये, गामा वेव्स के बारे में, गामा रेज जो है बेसिकली उनके बारे में बात करते हैं कि इनका प्रोडक्शन कैसे होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रोड्यूस होती हैं ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस। आपको याद होगा मैंने आपको अल्फा और गामा का जो प्रोडक्शन है वो आपको पढ़ाया था मैंने, ठीक है, किसके अंदर, न्यूक्लियाई के अंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वहां से आप कर सकते हैं इसको। न्यूक्लियर रिएक्शन एक प्रोड्यूसिंग का तरीका है या फिर ये इसका प्रोड्यूसिंग का प्रोडक्शन लिखी तो है ऊपर, बाइनरी फ्यूजन, कैंसर ट्रीटमेंट, ये सब ऐसे ही लिखा है। बाइनरी फ्यूजन जो है वो उसका प्रोडक्शन है, ठीक है, और कैंसर ट्रीटमेंट उसका यूज है। अरे लिखा हुआ है गामा रेज ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शंस हो गई भैया, ठीक है। उसके अलावा एक और लिख लीजिएगा, decay of certain subatomic particles, कि भैया कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनका जो डिके होता है जब वो खत्म हो जाते हैं तब भी गामा रेज जो है वो प्रोड्यूस होती है वहां पर। इसके बाद में एक और लिख लीजिएगा, प्रोड्यूस इन डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। जो आपके रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइज होते हैं उनके जब वो डिके करते हैं तब भी ये प्रोड्यूस होते हैं भैया। क्लियर है ये बात? कोई डाउट इसके अंदर? और इसका ट्रीटमेंट क्या है, मतलब इसका यूज क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर और ट्यूमर वगैरह के अंदर, ठीक है भैया। इसके अलावा यहाँ पर हम पढ़ते हैं रेडियो वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं। रेडियो वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, तो भैया ये प्रोड्यूस होती हैं बाय एक्सेलरेटेड मोशन of charges in conducting wires। जब हम देखते हैं यहाँ पर कंडक्टिंग वायर्स होती हैं उनके अंदर अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा होता है तो ये प्रोड्यूस होती हैं। दूसरा क्या है, जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट जो होते हैं उनके अंदर भी आप यहाँ पर रेडियो वेव्स को प्रोड्यूस होते हुए देख सकते हैं।
बोलिए भैया कोई दिक्कत? अभी क्या होते हैं वैसे ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या होंगे? बोलो, किसी को याद है? जिसके अंदर इंडक्टर होंगे, जिनके अंदर कैपेसिटर होंगे, जिनके अंदर इंडक्टर्स होंगे, जिनके अंदर कैपेसिटर्स होंगे। और भैया यूज कहाँ होता है? सैटेलाइट के अंदर, रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन के अंदर। तो ये तो यूजेस में आएगा। हाँ, यूजेस में लिख लीजिएगा, कहीं भी जहाँ पर आपने यूजेस लिखे ना, कि वहाँ पर लिख लीजिएगा कि जो अर्थ के ऊपर जो क्रॉप्स वगैरह उगाई जाती हैं उनको कैसे हम ऑब्जर्व करते हैं सैटेलाइट के थ्रू। तो वो कैसे यूज करते हैं? हम इंफ्रारेड के थ्रू बताते हैं, क्योंकि इंफ्रारेड कैमरास वगैरह होते हैं, वो हीट वेव्स को या उनको क्रॉप्स को देख करके बताते हैं कि कितना ये सुटेबल हो चुका है इसके लिए। ठीक है भैया? इसके अलावा एक और लिख लेना, कौन सा वाला बताया था अभी? मस्कुलर पेन वाला, वो भी लिख लेना भैया। ठीक है? कहीं तो फिर बाद में कहो कि भैया लिखवाया नहीं। और यहाँ पर एक और है कि जो अर्थ है वो वार्म, जैसे अर्थ की जो सरफेस होती है वो वार्म कैसे होती है, कौन सी वेव्स के थ्रू होती है? तो क्रॉप्स का मेंटेनेंस हम और जो अर्थ का वार्म होना जो है वो कैसे ऑब्जर्व करते हैं? इंफ्रारेड वेव्स के थ्रू करते हैं। और एक्स रेज जो होती हैं वो कैसे, जो आपकी जो जैसे मस्कुलर जो पेन्स वगैरह होते हैं उनको डायग्नोस करने के लिए, लेकिन मस्कुलर पेन को ठीक करने में जो काम आती है वो कौन सी है? इंफ्रारेड है। जो आपके पेन वगैरह होते हैं, जॉइंट्स वगैरह टूट जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, तो उनको डायग्नोस करने में काम आती है कौन सी? एक्स रेज। लेकिन उनको ठीक करने में, जैसे कि मतलब आपको कोई स्वेलिंग वगैरह हो गई है या कोई मस्कुलर पेन है, उसके लिए कौन सा यूज करते हैं हम लोग? इंफ्रारेड। ठीक है भैया?